अब है वो वरीय होंगे। मैं जो उत्तर देख रहा हूं, उत्तर में एक तथ्य को छिपा लिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। वो समझ रहे हैं 2015 में वेतनमान लागू हुआ, दोनों शिक्षक का डेट ऑफ ज्वाइनिंग खत्म, निरस्त। ऐसा नहीं होता है महोदय। ठीक कहा माननीय सदस्य ने, कोई माननीय सदस्य निर्वाचित बाद में हुए और दोनों का एक हो जाएगा कार्यकाल माना जाएगा, ये नहीं होता है। इसीलिए उसको देख लें, अपने पास संचिका मंगवा करके। और मंत्री महोदय भी हमको लगता है पत्र अगर पढ़ेंगे तो वरीयता का दावा तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होगा ना, चाहे उसी के आधार पर आपने वेतनमान दिया और फिर राज्यकर्मी भी बनाया, लेकिन वरीयता के दावे के बारे में उस उत्तर में कुछ भी नहीं। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, उसको हम अपने स्तर पर संचिका मंगा करके पुनः उसका पुनरीक्षण कर लेंगे। इसमें बात यह है कि मैं भी उस क्षेत्र का हूँ, मैं अपने से भी किया हूँ, बराबर भ्रामक को जवाब देते हैं डीओ आरडीडी जो भी देते हैं। इसलिए इस संचिका को हम अपने यहाँ मंगा करके इसको देखेंगे। आप देख लें कि खाली आपके यहाँ नहीं है, पूरे बिहार में घोर मट्ठा रात दिन यही करते रहता है पैसा कमाने का। अरे ठीक है, आप मंगा के देख लें, लेकिन पूरे बिहार के बारे में इस तरह का ना अभी तो कोई पूरे बिहार के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं तो ये कोई, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ये सब कागज मेरे पास है, इसलिए मैंने कहा। चलिए माननीय सदस्य श्री नौल किशोर यादव जी हुजूर, पढ़े कि पढ़ले मान लिया जाए? पढ़ल मान लिया जाए। उत्तर आ गया है और उत्तर से हम असंतुष्ट हैं। ये कह रहे हैं लास्ट खंड में कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित पैनल के आधार पर सीधे नियुक्त प्रधानाध्यापक अलग संवर्ग है और प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान की तिथि से वित्तीय उन्नयन हेतु गणना करने का परामर्श वित्त विभाग द्वारा दिया गया है। उक्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 133 दिनांक 20/1/2026 द्वारा सीधे नियुक्ति प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण दावा विचार नहीं बनता है। महोदय, पहली बात कि जो शिक्षक परीक्षा दिए बीपीएससी में जाके हेडमास्टर बनने के लिए, तो जब फेल कर गया उसको एमआरसीपी मिल गया, और जब पास कर गया हेडमास्टर बन गया उसको नहीं मिला। ऐसा कौन कानून होगा महोदय कि हम 25 आदमी गए, 5 आदमी हेडमास्टर हो गए या 20 आदमी फेल कर गए, तो फेल करे वाला के तनख्वाह ज्यादा या पास करे वाला के तनख्वाह कम? महोदय, और इनका जो पत्र है वो मैं बता देना चाहता हूं महोदय। एक पत्र है इनका अपर सचिव वित्त विभाग का, संकल्प भी है। इसमें साफ कहते हैं, केंद्रीय व्यवस्था के आलोक में स्पष्ट किया जा रहा है कि 12 वर्षों की सेवा पूरी करने पर दिनांक 1/1/2009 के बाद की तिथियों में MSCP 2010 के आलोक में द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिया जाना हो। उन्हें प्रथम वित्तीय नियुक्ति के तिथि से लगातार संतोषप्रद सेवा प्रदान करने पर 20 वर्षों पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन देने तिथि से प्रदान किया जाएगा। पूर्व के सभी परामर्श निदेशक तथा स्वतः संशोधित हो जाएगी। महोदय, जिसको यह कह रहा है कि जिसको 20 वर्ष का कैरियर हो गया है, जिसको आप 2 उन्नयन दे रहे हैं, उसका तीसरा भी मिलेगा। और अच्छा, पहले आप लोग बोल लीजिए तो हम सरकार का पत्र है, वित्त विभाग का पत्र है और शिक्षा विभाग का पत्र है। जो माननीय सदस्य महोदय का प्रश्न है, जो उत्तर दिया गया है वो गलत उत्तर है विभाग के द्वारा। इसमें लिखा हुआ है, अनुभव के आधार पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से प्रधानाध्यापक के पद पर की गई है, यहाँ प्रोन्नति नहीं दी गई। दूसरा है जो कि इसको फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके पूर्व की सेवा पर वो हेडमास्टर बने। ये 3480 है पत्र संख्या, और दूसरा एक 15,338 है जो 2012 को निकला, ये 2014 को निकला है।
इसमें मंत्री महोदय कंडिका 3 में स्पष्ट है कि तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के लिए 10 वर्षों की सेवा की अनिवार्य शर्त नहीं है। ऐसे कर्मचारी जिन्हें पूर्व में 2 वृत्तीय उन्नयन प्राप्त हो चुका है को 30 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण होने के बाद 1/1/2009 या बाद की तिथि में तृतीय वित्तीय उन्नयन देय होगा। तो फिर विभाग कौन पत्र के आलोक में वहां से जा रही है, भाग रही है? मुझे लगता है ये विभाग का पत्र है महोदय, मैं मंत्री महोदय को दे भी देता हूं, इस पत्र के आलोक में मिलना चाहिए, लेकिन बेवजह इसको लंबित रखा जा रहा है। माननीय मंत्री जी, आप भी कुछ कहना चाहते थे, कह लें, कह दिया। नहीं, ठीक है। जिस पत्र का बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे उसका हम पुनः समीक्षा कर लेंगे, हमें दे दें, और इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसमें हम लोग सुधार कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर चूँकि इस वैसे तो मैंने पढ़ा था, लेकिन इस पत्र का जो आपने नया जिक्र किया है तो ये हमारे संज्ञान में नहीं था, तो इसलिए नहीं, इस पत्र का हमारे व्यक्तिगत संज्ञान में नहीं था, तो इस चूँकि आपने हमारे संज्ञान में लाया तो हम कह ही रहे हैं कि इस पत्र का हम स्वयं संज्ञान लेकर के, और इसमें जो कमी है या रह गई है तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग की मंशा है विभाग की कि किसी को उसके जो उसको फ़ायदे होने हैं या जो देना अनिवार्य है उससे हम लोग उसको वंचित रखेंगे, इसको हम पुनः देख। ठीक क्या है, सीतामढ़ी जिला में ईपीएफ में एक बड़ा छठे चरण में जितने नियोजित शिक्षक हैं और बहुत जिले में, हम तो एक स्पेसिफिक लिखित रूप में दिया है कि आप जानिए कि छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों का किसी का पीएफ 2022 से आज तक जमा नहीं हुआ, और ऐसे छोटे छोटे एक करके मंत्री जी को एक्सप्लेन मत कीजिए, मंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, हम केवल यही कहना चाह रहे हैं सर कि हमने अपने पैड पर लिखकर स्पेसिफिक दिया है, आप एक जांच कमेटी बना दीजिए स्पेसिफिक सीतामढ़ी जिला के ईपीएफ के घोटाले पर। माननीय सभापति महोदय, उत्तर में मैंने अपना जवाब दिया है, लेकिन साथ ही ये बताना चाहेंगे जब ये जवाब तैयार हुआ उसके बाद हमने हर एक रीजनल डिप्टी डायरेक्टर से जितने भी उनके क्षेत्र में कमिश्नरी में जहाँ जहाँ ईपीएफ की इस तरह की समस्या थी सभी को मैंने अद्यतन कराया है, और सभी आरडीडी से मैंने सर्टिफिकेट भी लिया है कि क्या उनके क्षेत्र का ईपीएफ अपडेट हो गया है कि नहीं। ये मैंने सभी से सर्टिफिकेट भी लिया है कि जांच करके, और पिछले 3 दिनों में और कोई काम आरडीडी को नहीं दिया था और इसको हमने अद्यतन कराया है। माननीय सदस्य ने सीतामढ़ी की बात कही थी, तो ये बात सही है कि सीतामढ़ी में विलम्ब हुआ, इसलिए वहाँ आरडीडी को अलग से और एक कमेटी बना दी है मैंने कि वहाँ पर अलग से 1 सप्ताह के अंदर 10 दिन के अंदर एक जांच रिपोर्ट सीतामढ़ी के मामले में दे देंगे। लेकिन अन्य जगहों पर जो भी जहाँ भी राशियाँ नहीं हुई थी वो राशियों को जमा भी कराया पिछले 3-4 दिनों में। ये बात उठी थी पिछले शुक्रवार को ही, उस शुक्रवार से शुक्रवार तक आरडीडी को यही सिर्फ एक काम दिया था कि आप इसको अद्यतन करा दें। उन्होंने करा के हर जगह से मैंने सर्टिफिकेट लिया है और कहा कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट में गलती होगी तो आप पर भी निलंबन की कार्रवाई होगी। सीतामढ़ी का अलग मामला था, पिछले शुक्रवार को ही माननीय सदस्य ने उठाया था, इसलिए उसकी अलग से जांच की हमने आदेश दे दिए हैं और रिपोर्ट आके मैं उन्होंने लेटर पर भी लिख के दिया, मैं निश्चित रूप से उनको बता दूंगा। और अगर उसकी गलती है या रिकवरी का मामला हुआ तो दोनों ही मामले में हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी कतई इच्छा नहीं है कि किसी तरह की असुविधा शिक्षकों को हो और हमारे पदाधिकारी गलती करें। धन्यवाद। महोदय, एक पंक्ति में उत्तर दिया गया है, इस तरह का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महोदय, शिक्षा के अधिकार अधिनियम और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी चर्चा होती है। मुझे लगता है मंत्री महोदय को पदाधिकारियों के द्वारा फिर इस मामले में भी कोई कागजात नहीं दिखाया गया है। महोदय, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके आलोक में मंत्री महोदय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है और उसमें सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही, एक वीक में मैं पढ़ना चाहूँगा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें है given the wide range of context in which schools operate across the country, पूरे देश भर के लिए ये है, a working school week has been taken as 5
and a half days with Saturdays as half working days। और लगभग सैकड़ों वर्षों से, मतलब सदियों से ये व्यवस्था चली आ रही थी, जो कि शनिवार को आधे ही दिन क्लास होगा। इसमें आगे भी दिया गया है, जो कि आप उस दिन चेतना सत्र भी नहीं रख सकते हैं। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में आधे घंटे उसमें भी चला जाता है। अभी शिक्षक लगभग 34 घंटे सप्ताह में क्लास ले रहे हैं, 29 घंटे से 5 घंटे ज्यादा। महोदय, और शिक्षक शिक्षिकाएं हों, छात्र हों, सबको और भी जिम्मेवारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, शिक्षकों को सामाजिक जिम्मेवारियां भी हैं, अपना स्व अध्यापन कार्य करना पड़ता है। दूर दूर के शिक्षक हैं, कहीं किसी दूसरे राज्य से भी आए हैं, दूर से हैं तो आते जाते हैं, वह जिम्मेवारी है। और यही सब सोच करके पूर्व में इस व्यवस्था के तहत ही शनिवार को आधे कार्य दिवस की मान्यता थी। तो महोदय, मुझे लगता है दोनों ही स्थिति में, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम है और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत 29 घंटे, अगर शनिवार को हाफ डे भी होता है 12:30 बजे तक, तब भी शिक्षक 30 घंटे पढ़ाएंगे, 1 घंटे ज्यादा ही पढ़ाएंगे। और आप आधी आबादी उसमें महिलाओं का भी है। शिक्षा मंत्री महोदय, आपने जो नियुक्तियां की हैं, लगभग आधी आबादी हो गई है। तो मुझे लगता है इस मामले में आप गंभीरता पूर्वक देखें, और जो पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी पैमाना है, उस पैमाने के तहत उस पर आप पुनर्विचार करें। ये बहुत ही गंभीर मामला है, और मुझे लगता है सदन के सारे सदस्य इसमें निश्चित रूप से। सभापति महोदय, इसको हम लोग सहानुभूति पूर्वक, मैंने फर्स्ट हाफ के बाद ही माननीय सदस्य को कहा था कि इस पर पुनः हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, और यथासंभव हम लोग उसको देखने के बाद इसमें निर्णय ले लेंगे और सदन को भी सूचित कर देंगे। संजय जी महोदय, शिक्षा सिर्फ एक्ट से नहीं चलता है, फैक्ट से चलता है। और जो बिहार की शिक्षा है वो फैक्ट पर आधारित है। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलते थे, इसलिए कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए ऑथराइज है कि कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन आप गांव में जाके, आप लीडर हैं, आप जाते हैं, देखते हैं कि गांव के बच्चे अपने खेत में काम करके आते हैं और 9 बजे कुर्ता पैजामा पहन के 10 बजे जाते हैं स्कूल में। उसको भी आप लोगों ने बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करके खराब कर दिया। महोदय, सैटरडे होता था, शनिचर होता था, हम लोग भी उसी स्कूल से, बोरा बिछावे वाला स्कूल से आए हैं। पहले हम लोग जाते थे तो सवेरे सवेरे मास्टर जी नाखून देखते थे, नाखून कहीं बढ़ल तो नहीं, दूध तबड़ा हुआ कि जो चप्पल पहन के आया है वो साफ है कि नहीं, तो दूबेत कपड़ा साफ है कि नहीं, स्कूल में गोबर मट्टी से नीपना है, उसको नीपा कि नहीं। महोदय, स्वच्छता, सैटरडे को, शनिचर को हम लोगों को हाफ डे सिर्फ यही काम था, और वहां से गुरुजी को सलाम करके पूरा स्कूल सुसज्जित करके हम लोग आते थे। महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शिक्षा एक्ट से नहीं, सोसाइटी फैक्ट से चलता है, और सोसाइटी फैक्ट से ही चलेगा महोदय। इसलिए उसको आधा दिन, अच्छा क्या हो जाएगा, अभी बिहार सरकार ने 6 बजे तक कर दिया कि सब ऑफिस में रहेंगे, सैटरडे को बंद कर दिया। आप संडे को भी खोल दीजिए, मालिक है, काहे सैटरडे को बंद रखते हैं? कहीं सेकंड सैटरडे पहले बंद होता था, संडे को भी खोल दीजिए। पूरा काम, आदमी को काम करने की क्षमता है कि कितना घंटा काम करेंगे, नहीं तो उससे अधिक काम करने पर उसको मोनोटोनस होता है, फटीग होता है, वो थकान होता है महोदय। इसलिए हमको ही नहीं लगे कि हम कोनो शिक्षक से और स्कूल से दुश्मनी कर रहे हैं, और वही लोग उछल उछल के नियम बना रहे हैं राज्य सरकार में, जिनको उन स्कूलों से कोई मतलब नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, वो कभी देखने भी नहीं गए हैं। बैठ के जैसे बैंक को हम लोग ऑपरेशन करते थे, वैसे ही स्कूल के ऑपरेशन करते रहते हैं। इसलिए महोदय, मेरा भी आग्रह है कि फैक्ट के आधार पर इसको किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक लाइन में है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर प्रभावी है, राइट टू एजुकेशन प्रभावी है, तो माननीय प्रश्नकर्ता ने जो पहला संदर्भ यह बताया है कि 29 से नहीं 30 घंटे शिक्षक पढ़ा रहे हैं,
तो सबका मंगल करिए दिए हैं, तो शिक्षक लोग आप ही का न पूंजी है। बिना जमीन लिखे नौकरी दे दिए, पदस्थापन भी फ्री में हो गया, ट्रांसफर भी फ्री में हो रहा है, तो ये कर दीजिएगा तो जय जय हो जाएगा। महोदय, मैं बस याद दिलाना चाहता हूं मंत्री जी, जिस समय बिहार के इन शिक्षण संस्थानों की समय सारणी को अव्यवस्थित कर दिया गया था, नए प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव के आने के बाद मंत्री जी से हम लोग मिले थे, सहमति बनी थी कि जो पुरानी समय सारणी है 9:30 से 4, हम सहमत है इसको लागू कराएं। और वह 9:30 से 4 जो समय सारणी थी उसमें सैटरडे हाफ डे था। जब 2 दिन के बाद अधिसूचना निकली तो हम लोग देखे कि यह फुल डे हो गया सैटरडे। हम लोग इमीडिएट मिले थे मंत्री जी से और मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि निकल गई है। सर सभापति महोदय सुन लिया जाए। मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि चूंकि ये अधिसूचना जारी हो गई, 2-4 महीने छोड़ दीजिए, इसको हम दुरुस्त करेंगे। हम याद दिलाना चाहते हैं केवल यही कि इसको आप सभापति महोदय, मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि ये सेशन हो जाने दीजिए, हम पुनः उस पर विचार करके सामने कुछ बोलना है क्या? महिलाएं शिक्षिका के रूप में आज पदस्थापित हैं और सैटरडे संडे ही 2 दिन छुट्टी मिलता है, जिसमें वो अपने घर भी व्यवस्थित कर पाती हैं और परिवार के लोगों का भी सहयोग कर पाती हैं। तो माननीय मंत्री जी से हम लोग का भी यही आग्रह होगा उन महिलाओं के लिए जो शिक्षिका के रूप में पदस्थापित हैं।